2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और सरकार ने पूरे 5 वर्ष में धारा 370 को और राम मंदिर के मुद्दे को और समान नागरिक संहिता को कहीं नहीं छुआ, लेकिन अपनी पिच तैयार करना शुरू कर दिया था। और 2019 आते ही उसका प्रभाव दिखने लगा था। तो दोस्तों, इस वीडियो के इस अंक में हमारे द्वारा चर्चा होगी धारा 370 समाप्त करने की। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। दोस्तों, जब धारा 370 समाप्त हुई तो पाकिस्तान और कांग्रेस के सीने पर मानो सांप लौट रहा था। 2019 में जैसे ही मोदी सरकार पूर्ण बहुमत और भारी बहुमत के साथ जब आई, 303 सिर्फ बीजेपी की अपनी सीटें आई थी। तो बीजेपी ने जहां मई में जीत हासिल की, वहीं मई, जून, जुलाई, अगस्त आते आते यह संकेत दिखने लगे थे कि धारा 370 पर मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। और जैसे ही ये बात मीडिया माध्यमों से जगह-जगह पहुंचने लगी, तो उन लोगों को जो भारत की अखंडता को मजबूत देखना चाहते थे, भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, उन लोगों के बीच में कहीं न कहीं खुशी की लहर दिखना शुरू हो गई थी। और वह इस चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि धारा 370 हटे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जम्मू एंड कश्मीर का के जो बहुत से आतंकवादी संगठन हैं और जम्मू एंड कश्मीर के मुफ्ती और अब्दुल्ला का की जो फैमिली है, जो राजनीतिक परिवार है वहाँ का, इन लोगों को धुक-धुकी शुरू हो गई थी और यह कहना शुरू कर दिए थे कि धारा 370 कोई नहीं हटा सकता, कभी नहीं हटा सकता। धारा 370 हट गई तो भारत का झंडा उठाने वाला जम्मू एंड कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा। इसी तरीके की लैंग्वेज का कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बोली जाती थी। और कांग्रेस की तरफ से यह बोला जाना बहुत से संदेह पैदा करता है, जिस संदेह पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि धारा 370 के बारे में कहना शुरू कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से भी कि एक बार नहीं 100 बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएं तो भी वो धारा 370 समाप्त नहीं कर सकते हैं। लगता था जैसे धारा 370 क्या हो गई कि धारा 370 को आदमी ने नहीं, इंसान ने नहीं, किसी मनुष्य किसी बहुत बड़ी शक्ति ने जैसे बनाया हो। और जबकि इसको बनाने वाले जो पहले देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही कश्मीर के राजनीतिक ग्रुप के साथ बैठ के इसका निर्माण किया था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जब देश आजाद हुआ तो देश में 3 रियासतें ऐसी थीं जो कि जिद पर अड़ी थी कि विलय नहीं करना है, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। तो किसी तरीके से चूंकि हिंदू बाहुल राष्ट्र में होने के कारण जूनागढ़ और हैदराबाद, यह यहाँ के गृह मजबूत इरादों वाले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्रवाई के कारण इनको अपना विलय करना पड़ा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पर बराबर देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका दखल बना रहा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का दखल बना रहा। और वह जो है इस पर कहीं ना कहीं रुकावट डालते रहे और वह कार्य नहीं करने दिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे जूनागढ़ और हैदराबाद की तरह। यह काम उन्हें नहीं करने दिया। इसी बीच में पाकिस्तान की सेना ने वहां से कुछ जो कबायली ग्रुप थे, जो जनजाति ग्रुप थे, जो हथियारबंद, उनको पीछे से सह देना शुरू किया और जम्मू एंड कश्मीर की तरफ भेज दिया। और जम्मू एंड कश्मीर की तरफ उनको रवाना कर दिया, तो पीछे से पाकिस्तान की सेना कार्य कर रही थी। तब वहां के राजा हरि सिंह भागते हुए भारत सरकार के पास आते हैं, जिसने भारत सरकार की तरफ से, जबकि कश्मीर के मुद्दे को लेकर कहीं कुछ बहुत ज्यादा विलय करने का प्रयास नहीं किया गया था, तो वह भागते हुए आते हैं और विलय के कागज पे साइन होता है, कुछ शर्तें रखी जाती हैं और इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर राज्य का विलय हो जाता है। और 2 साल तक सेना उनको धकेलती रहती है, पाकिस्तान की सेना और कबायलियों को। इसी बीच में मुद्दे को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को यूएन में ले जाके, और फिर यथास्थिति की बात आ गई। जहां सेना खड़ी थी 1948 के बाद से सेना वहीं पर खड़ी है। तो यह स्थिति कांग्रेस ने पैदा की और इसके बाद 1951 से 56 के बीच में शर्तों के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग मतलब जो विलय पत्र तैयार हुआ, उसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि जम्मू एंड कश्मीर अपना संविधान लेकर सामने आया, अपना ध्वज लेकर सामने आया। और उसने बहुत से ऐसी शर्तें रखी गई इस संविधान के माध्यम से कि भारत के और नागरिक, जिस तरीके से भारत में एक नागरिक के रूप में भारत के किसी भी कोने में वह जा सकते हैं, आ सकते हैं, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति खरीद सकते हैं, ऐसे अधिकार जम्मू एंड कश्मीर में नहीं थे। और जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी।
और जो धारा 370 बनाई गई उसको भी इस तरीके से बना दिया गया कि जैसे धारा 370 समाप्त करेंगे तो देश टूट जाएगा, ऐसा मैसेज दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सी ऐसी बातें सामने आई जिसका बीजेपी की तरफ से और बहुत से राष्ट्रवादी संगठनों की तरफ से यह आरोप कांग्रेस पर लगता रहा कि देश की अखंडता के और संप्रभुता के खिलाफ कांग्रेस की नीतियां होती हैं और जो आने वाले समय में बहुत घातक परिणाम लेकर सामने आएंगी। 2014 तक जो कश्मीर की स्थिति थी, पूरे भारत में एक तरीके से यह समझ में आने लगा था कि कश्मीर को अब हम ज्यादा दिन तक भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वहां आतंकवाद की, अलगाववाद की जो परिस्थितियां थी वो चरम पर थी और 2014 के पहले जो कमजोर सरकार थी उसके किसी तरीके से नियंत्रण में नहीं थी और स्थितियां बराबर बाहर जा रही थी और यह बहुत चिंता का विषय थी। हम सामान्य भारत के नागरिक यह जरूर कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां की स्थितियां बदल चुकी थी और वहां के नागरिकों के मानस पटल पर भी जो बातें आ चुकी थी वह यह थी कि भारत और जम्मू एंड कश्मीर एक नहीं है। और वहां जो धारा 370 थी वह भी बताती थी। तो बहुत सी बातें धारा 370 क्या कहती थी हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के चरित्र पर हम जाएंगे कि जब भारत की सरकार 2019 में मोदी जी की मजबूत और ताकतवर सरकार ने जब जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर भारत में जम्मू एंड कश्मीर राज्य के मजबूत और अभिन्न हिस्से बनाने की तरफ जो संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आए, तो कांग्रेस के सीने पर जैसे सांप लौटने लगा। कांग्रेस उसी भाषा को बोलने लगी जो पाकिस्तान बोलता था, जो कश्मीर के अलगाववादी संगठन बोलते थे। और कांग्रेस को पता नहीं क्यों बहुत सी आपत्ति थी और कांग्रेस की इस आपत्ति के पीछे अगर आप जाएंगे तो इतिहास की कुछ बातें समझ में आएंगी, जिसमें तुष्टीकरण दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस की ऐसी कुछ मंशा थी कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि मुस्लिम बाहुल राज्य था वह भारत से सेपरेट रहे और धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि वहां का जो अलगाववाद था वो जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग राज्य बनाने, अलग राष्ट्र बनाने की तरफ और पाकिस्तान में विलय की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा। एक लंबे समय तक पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद से जम्मू एंड कश्मीर ग्रसित रहा। भारत की सेना के अनगिनत सेना के जवानों ने अपना बलिदान दिया और यह सिलसिला 2014 के बाद धीरे धीरे थमना शुरू हुआ। और जब 2019 में मोदी जी की जब मजबूत सरकार आई और 5 अगस्त 2019 को जब संसद में अमित शाह के, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह घोषणा की गई कि धारा 370 समाप्त होती है, तो ठीक दूसरे दिन संसद में जमकर हंगामा होता है और जो धारा 370 के पक्षधर जो जो नेता थे, जो पार्टियां थे, उसमें खासकर कांग्रेस इस बात का प्रतिनिधित्व कर रही थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं है, आपने सलाह मशविरा नहीं किया और तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही। लेकिन इन सब बातों पे देश की अखंडता सब सर्वोच्च होती है और देश की अखंडता को अगर आंच आती है तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, देश की अखंडता को मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे मौके पे हमें अलगाववादी संगठनों से सलाह मशविरा कर उनको विशेषाधिकार देने की या भारत के किसी हिस्से को अलग करने की कहीं भी स्वीकृति नहीं दी जा सकती। तो कई बार ऐसे मौके आए थे जो मीटिंग किया, जो वहां के अलगाववादी संगठनों से कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मीटिंग की और ऐसे आतंकवादियों से की जिन्होंने भारत को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया था, सेना पे हमले किए थे, सेना के जवानों को किडनैप कराया था, मारा था। ऐसे बहुत से आतंकवादी संगठनों के साथ कांग्रेस की गुपचुप बैठक होती थी और कांग्रेस और कश्मीर के मुद्दे पर किस तरह की बात होती थी, ऐसी बातें होती थी कि जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता था। वहां आतंकवाद, अलगाववाद चरम पे रहता था। तो 2014 के पहले ऐसी स्थितियां थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद मोदी सरकार आने के बाद यह धारा 370 और 35A को जब समाप्त कर दिया गया तो वहां पर थोड़ा हंगामा मचा और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उस समय वहां की सरकार जो होती थी उसको बर्खास्त कर दिया गया और वहां पर आज भी राष्ट्रपति शासन यानी कि केंद्र के अधीन है और यूनियन टेरिटरी अब बन चुकी है। और ऐसी ऐसी बातें, ऐसी शर्तें रखी गई कि जब स्थितियां सामान्य होंगी तो वहां विधानसभा के चुनाव होंगे और वहां की चुनी हुई सरकार वहां बैठेगी। तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का जो पूरा टूल किट था, यह बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोकसभा इलेक्शन चल रहा है और कांग्रेस की नीतियां देश के लिए क्या है, कांग्रेस भारत की अखंडता के लिए किस तरीके से चुनौती और खतरा है। और इसलिए भारत के नागरिकों को कांग्रेस के बारे में अपने विचार क्लियर रखने चाहिए और कहां कहां किस तरीके की, चाइना का मुद्दा था, पाकिस्तान का मुद्दा, पाकिस्तान के इतने हौसले बुलंद रहते थे
कि ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के सामने भारत की सरकार घुटने टेकती है। लेकिन आपने 2014, 2019 और 2024 आते-आते आपने देखा होगा कि आज पाकिस्तान का क्या हाल है, पाकिस्तान की पूरे विश्व में दुर्दशा है, पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति, आर्थिक व्यवस्था इतनी कमज़ोर है, पाकिस्तान की सेना की हिम्मत नहीं होती कि भारत के साथ कोई छद्म कार्रवाई करे या घुसपैठ की कोई बड़ी कार्रवाई करे। आतंकवाद को आपने देखा होगा कि किस तरीके से कंट्रोल हुआ है, घटनाएँ लगभग घटते हुए ज़ीरो पे आ गई। जहाँ 7,000 घटनाएँ सुनाई पड़ती थी आतंकवादी घटनाओं की, वहाँ पे 400 300 के आसपास घटनाएँ आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर आ गया। और बड़े स्तर पर जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद पूरे भारत में जगह-जगह देखने को मिलता था, स्लीपर सेल, इंडियन मुजाहिदीन, इन सब चीज़ों पे भी ज़बरदस्त कंट्रोल आया है। तो धारा 370 पर पाकि कांग्रेस के क्या विचार थे? कांग्रेस के विचार ठीक पाकिस्तान वाले विचार थे। पाकिस्तान ने इन मुद्दों को विश्व के बहुत से मंचों पर भी उठाया और धारा 370 को लेके कश्मीरी जो राजनीतिक ग्रुप है, उनके साथ भी कहीं न कहीं भाषा को मिलती हुई भाषा दिखाई दी। जो अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार है, तो आप समझ सकते हैं कि जो बदलाव आया, जो चीज़ पहले जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को उपलब्ध नहीं थी, वहाँ 2 झंडे, 2 संविधान और भारत के सभी नागरिकों को वहाँ पर घूमने और रहने और प्रॉपर्टी खरीदने का कोई अधिकार नहीं था। तो धारा 370 हटने के बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर दलितों को आरक्षण नहीं था और कभी तक आज तक इस विषय को किसी ने उठाया नहीं था। दलित समर्थक तमाम नेताओं ने भी कभी इस विषय को नहीं उठाया था। तो धारा 370 समाप्त होने के बाद वहाँ नागरिकता, जो दोहरी नागरिकता, दोहरा ध्वज था, यह सब समाप्त हुआ और आज वहाँ पर आर्थिक गतिविधियों में काफ़ी परिवर्तन आया है, लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया है, पर्यटन उद्योग वहाँ धीरे-धीरे सुधर रहा है और रोजगार के साथ-साथ वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और कहीं अगर कमज़ोर हुए हैं तो अलगाववादी और आतंकवादी कमज़ोर हुए हैं। दूसरे, वहाँ की जनता को जिस भ्रम जाल में डाल रखा गया था कि भारत के साथ आपके ऐसे रिश्ते हैं, भारत की सरकार आपको इस गलत नज़रिए से देखती है, आपके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है। तो धारा 370 समाप्त होने के बाद आज वहाँ के युवाओं को भी समझ में आ रहा है कि धारा 370 कांग्रेस की नीति और तुष्टीकरण के कारण जम्मू एंड कश्मीर ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, कितनी बड़ी त्रासदी को झेला है। और मैं अभी उन बातों को तो कर ही नहीं रहा हूँ कि वहाँ के कश्मीरी हिंदुओं का क्या हाल हुआ। वो तो आप अच्छे से जानते हैं कि 90 और 89 और 90 के 1989 और 90 के बाद उससे वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या क्या शुरू हो गया था, किस तरीके की आतंकवादी घटनाओं में कितना बुरा हाल था उनका। तो यह समझिए कि जो भारत की अखंडता है, चाहे वह जम्मू एंड कश्मीर को लेकर हो, पंजाब को लेकर हो, पश्चिम बंगाल को, अरुणाचल प्रदेश को लेकर हो, वहाँ पर कांग्रेस की नीतियाँ और विदेश स्तर पर जो कांग्रेस की नीतियाँ थी, वह बहुत ढुलमुल थी, बहुत कमज़ोर सरकार थी और आतंकवाद से पूरा भारत परेशान था। होटल ताज जैसा कांड हो रहा था। सरकारें जो स्कैम का शिकार थी, हर दिन पेपर में कुछ न कुछ स्कैम सुनाई पड़ता था। 2G स्कैम, आदर्श घोटाला स्कैम, नकली घटिया जो है जो सेना के जवान थे उनको जैकेट दी जाती थी। हेमंत करकरे जो मुंबई ताज अटैक में जो कि मारे गए थे, वह भी गोलियां जो लगी थी उनका उनके द्वारा पहने हुए उनका जो बुलेट प्रूफ जैकेट था वो घटिया होने के कारण ही वो मरे थे। तो ये सब बातें थी जो देशवासियों को समझना चाहिए कि हम किस सरकार को चुने, किस तरीके की सरकार को चुने। तो धारा 370 समाप्त होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर की स्थितियों में बहुत बदलाव आया है। जम्मू एंड कश्मीर की वह आशंका दूर हो गई जिसमें अलगाववाद और आतंकवाद के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर भारत से बाहर निकलता हुआ, यानी अलग कटता हुआ नजर आ रहा था। लग रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर भारत के हाथ से निकल गया है और इन सब का पूरा फायदा पाकिस्तान उठा रहा था। पाकिस्तान मुस्लिम देशों के मंच पे और विश्व के विभिन्न मंचों पे धारा 370 और कश्मीर मुद्दे को जिस तरीके से उठाता था, वहां पर भारत की सरकार का जो रुख होता था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ही पोषण देता था। तो चुनाव चल रहे हैं पूरे देश में, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। तुष्टीकरण का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सी बातों को उठाया है। तो आप वोट देने के पहले इस बात का जरूर विचार करिए कि ऐसा ना हो कि जिस भेड़िए को कहते हैं ना, भेड़िए की कहानी सुनाई गई थी कि भेड़िया बहुत खतरनाक है, बच्चों को उठा ले जाता है, तो भेड़िए ने अपना दांव और अपना चाल अपनी बदल दी थी। अब वह साधु का कपड़ा पहन के भभूत लगा के बैठने लगा था और उपदेश देना शुरू कर दिया था। तो ऐसे किसी उपदेश में आपको नहीं आना है। 2004 के पहले, 2014 के पहले की
और 2004 से लेकर 14 तक की स्थितियों के बारे में आप एक बार स्मरण कर लें कि वह कैसा कालखंड था। मंदिरों पर, चलते राहों पर, होटलों में, भी भारत के विभिन्न धर्म स्थलों पर किस तरीके से आतंकवादी घटनाएं होती थी। देश कितना असुरक्षित था, आज देश बहुत सुरक्षित है। तो आने वाले समय में जितने भी चरण वोट के बचे हैं, आप एक बार धारा 370, जम्मू एंड कश्मीर, भारत की सुरक्षा, 2014 के पहले हुए घोटाले, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कमजोर सरकार की जो उपस्थिति होती थी उसका स्मरण कर लीजिएगा। छोटी मोटी बातों के लिए किसी कमजोर सरकार को मत लाइएगा कि वह सरकार आने के बाद भारत को विभिन्न मोर्चों पर असफल कर दे। तो इन सब बातों के साथ आप इन सब बातों को स्मरण करिएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी चर्चा के साथ और सामाजिक राजनीतिक अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।